हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को स्वर संधि पढ़ा चुकी हूँ। स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आप लोगों को उसकी परिभाषा, भेद, उदाहरण बता करके साथ ही कुछ प्रश्नों को दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब मैं आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ा रही हूँ। व्यंजन संधि में देखिए क्या होगा, यदि पूर्व पद के अंत में व्यंजन हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ देखिए, इसमें भी दो पद होगा, पूर्व पद तथा उत्तर पद। तो जब भी संधि होता है पूर्व पद के अंत में, मतलब यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन होना चाहिए, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में हम लोग पहला भेद पढ़ेंगे, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में देखिए क्या होता है, इसको हम लोग अनुस्वार संधि इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ हल-म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। हल-म का मतलब होता है म के नीचे हलन। हल-म यानी म के नीचे हलन प्लस कोई भी व्यंजन यानी 33 व्यंजन जो आप लोग पढ़े हैं, उस 33 में से कोई भी व्यंजन अगर आएगा तो हल-म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। अनुस्वार हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से, जैसे ग्रामम प्लस याति। यहाँ पूर्व पद के अंत में व्यंजन है ना, और उत्तर पद में यहाँ भी व्यंजन आया है, तो हल-म का परिवर्तन यहाँ पर अनुस्वार में हो जाएगा। और अनुस्वार हम लोग कहाँ देंगे, जहाँ हल-म रहेगा उसके ठीक पहले वाले व्यंजन में अनुस्वार लिखेंगे। इसको लिखने का दो तरीका हो सकता है, या तो दोनों पद को एक साथ लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान देना है कि अलग हम लोग कब लिख सकते हैं, जब उत्तर पद में कोई क्रिया हो तभी हम लोग इसको अलग लिख सकते हैं, नहीं तो एक साथ ही लिखना होगा। जैसे देखिए, गम प्लस गा। यहाँ गा व्यंजन तो है लेकिन ये क्रिया नहीं है, तो हल-म का परिवर्तन अनुस्वार में होगा और इसे हम एक साथ ही लिखेंगे। जैसे देखिए, गम और गा। ठीक है, इसके साथ ही मैं और प्रश्न आप लोगों को अटैच करूंगी, इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए। मैं आप लोगों को व्यंजन संधि का दूसरा भेद बताने जा रही हूँ। दूसरा भेद है जश्त्व संधि। इसमें नियम इसका है, यदि पूर्व पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व हो, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग का तीसरा बदल जाता है। अब इसे समझिए, वर्ग का पहला वर्ण यानी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ना कि 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प वर्ग, और इनमें से कोई भी वर्ग का पहला वर्ण हो सकता है। पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प। और उत्तर पद में कोई भी स्वर, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर, 13 स्वर होते हैं, इन 13 स्वरों में से कोई भी हो सकता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा यानी पहला 2 वर्ण को छोड़ देंगे, क, ख को छोड़ देंगे, ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ण और द, ध, न में से कोई भी हो सकता है। या य, र, ल, व हो तो ये वर्ग का जो पहला वर्ण है ना, अपने ही वर्ग का तीसरा बदल जाएगा। जैसे क है वो ग में बदल जाएगा, च है तो ज में बदलेगा, ट है तो ड में बदलेगा, त है तो द में बदलेगा और प है तो ब में बदल जाएगा। जैसे देखिए, अप प्लस ज। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, प वर्ग का पहला है और उत्तर पद के प्रारंभ में ज है, ज भी वर्ग का तीसरा है, तो प का परिवर्तन अपने ही वर्ग का तीसरा में होगा। प
प का तीसरा होता है ब। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अ और प का परिवर्तन ब में होगा। मैं पहले बता चुकी हूँ किसी भी व्यंजन को आधा लिखने का क्या तरीका होगा। तो ब पाई वाला व्यंजन है और इसको लिखने का तरीका होगा, इसका पाई हम लोग हटा देंगे ब, और उत्तर पद में जो है जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अब्ज। लेकिन अगर स्वर रहेगा तो क्या होगा, देखिए वाक प्लस ईश। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है क और यहाँ कोई भी स्वर में से बड़ी ई की मात्रा आया है, तो क का परिवर्तन अपने ही वर्ग का तीसरा में हो जाएगा। क्या होगा, वा ग, और ग फिर पाई वाला व्यंजन है, इसको आधा लिखने का तरीका होगा, इसका पाई हटा लेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है तो स्वर उसकी मात्रा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा। तो क्या होगा, वागीश। जशत्व संधि का प्रश्न मैं इसके साथ ही अटैच कर रही हूँ, कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाने जा रही हूँ। विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें भी हमेशा याद रखिएगा, दो पद होगा, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंत में यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन होना चाहिए। तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि में हम लोग पहला भेद पढ़ेंगे उत्व संधि, और इसे उत्व संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ विसर्ग का परिवर्तन उ में होगा। देखिए कैसे, अ के बाद यदि विसर्ग हो और उत्तर पद में यदि फिर से अ आता है तो ये विसर्ग का परिवर्तन उ में हो जाता है। लेकिन आप लोग को पता है ना कि एक ही व्यंजन में दो दो स्वर नहीं हो सकता। यहाँ पर अ पहले से था और विसर्ग का परिवर्तन उ में हो गया, तो अ और उ दो व्यंजन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में कि गुण संधि के नियम के अनुसार अ प्लस उ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ। तो इसको ओ में बदल देंगे और ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। एस की तरह हम लोग लिखते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह, इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। जैसे देखिए प्रथम प्लस अध्याय, यहाँ पूर्व पद के अंत में इसका अगर वर्ण विन्यास करेंगे तो पूर्व पद के अंत में अ है, अ के बाद विसर्ग आया है और उत्तर पद में फिर से अ आया है, तो अ प्लस उ मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ। इसको हम लिखेंगे प्रथमो और ये अ अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधा अवग्रह का इस की तरह लिखेंगे और ध्याय। इसी तरह से कह प्लस अर्थ, यहाँ देखिए अ के बाद क के में अ है तो अ के बाद विसर्ग हुआ और यहाँ फिर से अ आया है, तो ये विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा और ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ओ अर्थ। इसका दूसरा नियम देखिए, उत्व संधि का ये फर्स्ट हुआ और दूसरा इसमें देखिए क्या होगा, अ के बाद विसर्ग, उत्तर पद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह। तो यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा, ओ में बदलेगा और अ प्लस उ मिल करके बन जाएगा ओ, तो इसको हम लोग लिख देंगे ओ, और ये जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, जैसा है वैसा। जैसे देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, मनः प्लस हर,
यहाँ देखिए पूर्व पद के अंत में यहाँ क्या है, न का वर्ण विन्यास करेंगे तो अ है ना, अ के बाद विसर्ग आया और यहाँ ह आ गया है। नियम के अनुसार देखिए यहाँ है, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे मनो और ये ह फिर र, क्या बन जाएगा, मनोहर। उसी तरह से इसमें देखिए फिर से यशः प्लस गानम, श का फिर वर्ण विन्यास करेंगे तो श प्लस अ है और यहाँ पर अ के बाद विसर्ग आया, फिर यहाँ वर्ग का तीसरा व्यंजन आ गया है, तो क्या हो जाएगा, यशो गानम। इसके साथ ही मैं इसका प्रश्न अटैच करूंगी और नियम के साथ साथ आप लोग प्रश्न को भी अपनी कॉपी में